नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हेरिडिबिलिटी पार्ट 8। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरे लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप हिंदी या इंग्लिश के मेरे वीडियो के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि विदित है, इस हेरिडिबिलिटी सीरीज़ में अब तक मैंने इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, टाइप्स, जनरल फीचर्स, मिथ और मिसकंसेप्शंस, इम्पोर्टेंस और यूज़ ऑफ हेरिडिबिलिटी के ऊपर वीडियो बना रखा है। आज के इस वीडियो में मैं मेथड ऑफ एस्टिमेशन के ऊपर डिस्कशन करूंगा और उसमें भी एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिबिलिटी यूजिंग ट्विन्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किस तरीके से हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट किया जा सकता है, इस बारे में डिस्कशन करूंगा। मेथड ऑफ एस्टिमेशन हेरिडिबिलिटी में काफ़ी वॉल्यूमिनस टॉपिक है, इस वजह से मेथड ऑफ एस्टिमेशन को मैं कई भाग में डिवाइड करूंगा। इसमें विद द हेल्प ऑफ ट्विन्स इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑफस्प्रिंग पेरेंट इंफॉर्मेशंस, हाफ सिब, फुल सिब, इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किस तरीके से हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा कुछ सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके द्वारा हेरिडिबिलिटी के एस्टिमेशन किए जाते हैं, उस बारे में भी डिस्कशन करूंगा। और फिर लास्ट में हाउ टू इम्प्रूव हेरिडिबिलिटी एस्टिमेट्स। हेरिडिबिलिटी के एस्टिमेशन के समय हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू हेरिडिबिलिटी का हो वह इम्प्रूव हो। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आगे बनाए जा रहे वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिबिलिटीज। हेरिडिबिलिटी को मेनली दो अप्रोच से एस्टिमेट किया जाता है। पहला अप्रोच है वह है फिनोटिपिक रिजेम्बलेंस अमॉन्ग रिलेटिव्स के बीच में जो फिनोटिपिक रिजेम्बलेंस होते हैं उसके बेसिस पर हेरिडिबिलिटी के एस्टिमेशन हो सकता है, यह पहला अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच है कुछ सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन हो सकती है। अब हम सबसे पहले फिनोटिपिक रिजेम्बलेंस जो रिलेटिव्स के बीच में होते हैं उसके बेसिस पर हम किस तरीके से हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच फॉर हेरिडिबिलिटी एस्टिमेशन इज द on the basis of phenotypic resemblance among relatives. The relative resemble each other due to their common ancestry. तो यह जो फिनोटिपिक रिजेम्बलेंस के बेसिस पर हम हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं यह बहुत कॉमन मेथड है। और जो रिजेम्बलेंस रिलेटिव के बीच में पाए जाते हैं, एमॉन्ग रिलेटिव आप रिजेम्बलेंस देखते होंगे, वो एक जैसे दिखते हैं, उनके परफॉर्मेंस हो या उनका जो बाहरी संरचना है वो एक जैसे दिखते हैं। उसके पीछे कारण है कॉमन एंसेस्ट्री। उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं जिस वजह से उनमें कॉमन जीन पाए जाते हैं और जीन कॉमन होने की वजह से उनमें रिजेम्बलेंस पाए जाते हैं और इसी को आधार बनाकर हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन की जाती है। एस्टिमेट ऑफ हेरिडिबिलिटी फॉर ए ट्रेट कैन बी ऑब्टेन्ड from an estimate of either the regression coefficient of one relative on the other or by computing the correlation coefficient between related individuals. अब हम रिलेटिव्स के बीच में फिनोटिपिक रिजेम्बलेंस के बेसिस पर हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन कर सकते हैं और यह जो हेरिडिबिलिटी का एस्टिमेशन होगा उसमें हम दो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट और दूसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रिलेटिव्स के बीच में जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस होते हैं उन इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम निकाल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं और उन रिग्रेशन कोएफिशिएंट की मदद से हम हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। या फिर
रिलेटिव्स के बीच में किसी भी ट्रेट में किस तरीके का कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करके भी हम हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब यह देखने वाली बात है कि किस तरीके के रिलेटिव्स हैं, कहाँ पर रिग्रेशन यूज किया जा सकता है, किस कंडीशन में कोरिलेशन यूज किया जा सकता है, यह आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिलेटिव्स आर फ्रिक्वेंटली अवेलेबल इन द फॉर्म्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी। अब मैंने शुरू के 1-2 स्लाइड पर भी मैंने डिस्कस किया कि इन बेसिस पर हम हेरिटेबिलिटी के एस्टिमेशन को चर्चा करेंगे। तो फॉर्म्स में जनरली आइडेंटिकल ट्विंस आपको मिल जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग पेरेंट के इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं, हाफ सिप के इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं। हाफ सिप हम उस कंडीशन में बोलते हैं जब सिर्फ एक पेरेंट कॉमन हो, दूसरा पेरेंट डिफरेंट हो, या फिर फुल सिप के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी हम हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। फुल सिप हम उस कंडीशन में बोलेंगे जब ऑफ स्प्रिंग के दोनों पेरेंट कॉमन हो। तो सबसे पहले हम आज डिस्कशन करेंगे ट्विन एनालिसिस के बेसिस पर हम किस तरीके से हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फिनोटाइपिक वैल्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स एस्टिमेट द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। अब यहाँ पर जो हेरिटेबिलिटी निकलता है वह आइडेंटिकल ट्विन्स में जो फिनोटाइपिक वैल्यू के बीच में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसकी बेसिस पर हम हेरिटेबिलिटी निकालते हैं। और यह जो हेरिटेबिलिटी हम एस्टिमेट करते हैं वह हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस होता है, हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस नहीं होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्विन एनालिसिस से जो हम हेरिटेबिलिटी निकालते हैं वह हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस होता है। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। Essential requirement for estimation of heritability from identical twins is that the identical twins must be separated from each other early in the life so that one member of the pair is reared in one environment while the other member is reared in a different environment। अब जब हम आइडेंटिकल ट्विन के बेसिस पर जब हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में यह एक कंडीशन होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स है वह पेयर में होते हैं, उसमें से एक इंडिविजुअल को किसी एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में रियर किया जाए और जो दूसरा पेयर का जो दूसरा ट्विन होता है उसे डिफरेंट इन्वायरमेंट में रियर किया जाए। तो दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं वह सेम इन्वायरमेंट में ना रियर किए जाए, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रियर किए जाए। लिमिटेशंस जो है आइडेंटिकल ट्विंस के बेसिस पर जो हेरिटेबिलिटी का हम एस्टिमेशन करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस है। और पहला लिमिटेशन यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्विनिंग इन मोस्ट लाइव स्टॉक इज़ वेरी लो। मैक्सिमम जो लाइव स्टॉक होते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं उनमें ट्विनिंग के केसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से आइडेंटिकल ट्विंस के बेसिस पर हेरिटेबिलिटी की एस्टिमेशन मुश्किल होता है। और जो दूसरा इसका लिमिटेशन है वह यह है कि इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कि जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होता है वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसकी थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकली फार्म पर बहुत कम यूज़ होता है ब्रॉड सेंस ऑफ हेरिटेबिलिटी का। इस वजह से यह जो ट्विनिंग के बेसिस पर हम हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। और एक जो तीसरा लिमिटेशन है वह है आइडेंटिकल ट्विंस इन एडिशन टू जेनेटिक सिमिलरिटी शेयर कॉमन इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, कंसिक्वेंटली दिस मे ओवर एस्टिमेट ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है वह तो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, इसके अलावा जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वह कॉमन इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं, मैटरनल कॉमन इन्वायरमेंट या नियोनेटल। मैटरनल जो यूटेराइन के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं बिफोर बर्थ वह बिल्कुल सेम होता है दोनों पेयर के, और इसके अलावा नियोनेटल जो कंडीशंस होते हैं वह भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो कॉमन इन्वायरमेंट यहाँ पर एक रोल प्ले करता है और इस वजह से
जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी जिसे हमने कॉमन आइडेंटिकल ट्विंस के यूज से कैलकुलेट किया है वह ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है। ओवर एस्टिमेटेड हो जाने का तात्पर्य यह है कि ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का जो वैल्यू होना चाहिए, एक्चुअली जो वैल्यू होना चाहिए उससे हम ज़्यादा एस्टिमेट करते हैं, हमारा वैल्यू ज़्यादा निकल कर आता है। तो यह भी एक लिमिटेशन है इस मेथड का। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।